तो धमकियां मिली हैं मुझे, लोगों ने बोला वहाँ कोई बराल किला है, आप वहाँ आके आपके जी टुकड़े कर देंगे, आपको शूट कर देंगे। अब तक आप कितनी फैमिलीज को मिलवा चुके हैं? ऑलमोस्ट 200 प्लस। धमकी, कौन लोग आपको धमकियां दे रहे थे? पाकिस्तान के लोग थे या फिर हिंदुस्तान में भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो धमकियां देते हैं? तो आप देखिए, मैं बात कर रही हूँ, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। धमकियाँ मिली हैं बहुत, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ। पाकिस्तान में और जो हिंदुस्तान में लोग हैं ये लड़ाई चाहते हैं। कई सारे अपने जो थे वो अलग हो गए, बिछड़ गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ हिंदुस्तान में ही रह गए। इनको भी मिलाने का बीड़ा आपने उठाया है, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो बेहतर नहीं है, ऐसे में ये जो काम आप कर रहे हो तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि ये खतरनाक भी हो सकता है? सुनने में आया कि पाकिस्तान में आपके नाम पर किसी बच्ची का नाम भी रखा है। जी, कड़ोली पर ना, मतलब कड़ी किस तरह, मतलब जो जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता आप अवेयर हैं कि नहीं, जैसे कोलियाड़ का फूल, उसका सोए का साग, गन्यार, सो पहाड़ी जो भी मुझे देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अपनों के बिछड़ने का दर्द क्या होता है? जिनके अपने बिछड़े होंगे शायद वो ही जानते होंगे किस दर्द, किस तकलीफ से वो लोग गुजरे होंगे जिनके अपने उनसे बिछड़े होंगे। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो कई सारी फैमिलीज जो थी, कुछ तो पाकिस्तान में रह गई, उनके अपने कुछ हिंदुस्तान में रह गए, कुछ के कहीं चले गए और ये लोग बिछड़ गए। और उनको कोई मिलाने वाला मिल जाए तो हमें लगता है कि ये लोग जो हैं वो शायद ईश्वर से, परमात्मा से दुआएं करेंगे कि यही ईश्वर है उनके लिए। इसी तरह की एक हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। रोमी शर्मा पुंछ की रहने वाली हैं और अभी ये ऐसा ही काम कर रही हैं जो बिछड़े हुए लोग हैं 1947 में, उनको मिलवा रही हैं। इनसे चर्चा करेंगे, इनकी जीवनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और अब ये कौन से काम में, कौन सा काम जो है कर रही हैं। रोमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मैं शुरुआत से आपकी कहानी जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी फील्ड में आप गए। सुनने में तो हमें आया कि आपने काफ़ी साल, लगभग 27-28 साल एज ए एक्ट्रेस आपने काम किया है जी। तो अपनी जीवनी के बारे में हमें शुरुआत में थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, आपने सही सुना है दीपक जी। मैं अब मुझे 28वां साल हो रहा है मीडिया में एज एक्ट्रेस की मैं बात करूं, मैंने कोई 400 प्लस सीरियल्स किए हैं। काफ़ी शायद दर्शक आपके मुझे पहचानते भी होंगे जी। और बिकॉज अभी भी जब मेरे सीरियल्स ऑन एयर होते हैं, दूरदर्शन पे चलते हैं, तो लोग मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो इसलिए मैं इतने दावे से ये कह सकती हूँ। अब भी चल रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी चलते हैं। और उसके बाद बहुत लंबा सफ़र था, बिकॉज 400 सीरियल्स एक दिन या एक महीने, एक साल में तो होंगे नहीं, तो ये सब मिला के ही 28 साल हो गए। उसके बाद मैं थोड़ा बचपन से ही मैं राइटिंग में थी, लेकिन जब मैं एक्टिंग को मैंने अपना प्रोफेशन चुना तो मेरा राइटिंग का जो था वो ऑब्वियसली साइड लाइन हो गया, बंद हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज मैंने इतने अच्छे अच्छे राइटर्स की जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई, जिन पे मैंने किरदार निभाए एज एक्ट्रेस, तो मुझे वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, एक गाइडेंस आप कह सकते हैं, गाइडेंस मिली वहाँ से। फिर अभी आप कह सकते हैं कि 2019 में मेरी फर्स्ट जो हिंदी की पोइट्री, हिंदी कविताओं की एक काव्य संग्रह, वजह हो तुम, उसका टाइटल था, वो दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर में लोकार्पण किया मैंने उसका। उसके बाद जम्मू में KL सहगल हॉल में किया। उसके बाद जो मेरी दूसरी बुक थी वो थी नहीं अभी अंत नहीं, हिंदी कहानियों का संग्रह था, उसका भी मैंने अभी लास्ट ईयर ही जम्मू प्रेस क्लब में लोकार्पण किया। तो जो तीसरा संवेद था, संवेद बेसिकली सर्व भाषा ट्रस्ट का एक साझा काव्य संग्रह है। उसमें हिंदुस्तान की काफ़ी अच्छी बड़ी कवित्रियों और कवियों के पोइम्स हैं, तो उसमें मेरी कुछ पोइम्स हैं। 3 बुक्स आप लिख चुकी हैं जी। इतनी डेप्थ में कैसे चले गए आप? मैंने आपको बताया कि जो मैंने 25-26 साल अपने एज एक्ट्रेस इतने सारे किरदार जो मैंने निभाए, वो मैं आपको कुछ राइटर्स के नाम अगर मैं बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। उसमें वेदराही सर के साथ मैंने काफ़ी काम किया, बहुत एक जाना पहचाना नाम है राइटिंग में, डायरेक्शन में। और उसके बाद मैंने पद्मा सचदेव जी,
उनके मैंने 3-4 नॉवेल्स पे, आपको पता है कि वो फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा स्टोरीज लिखती हैं, जैसे मैंने उनका उन्ना बनक देरी डोगरी में किया, फिर उसके बाद मैंने कॉन्वाई किया, तो ऐसे करके मैंने उनके भी 2-3 नॉवेल्स में मेन लीड मैं ही थी। तो मतलब एक वीरेंद्र पटवारी जी थे, उनका किया। सो कहने का मतलब जब आप इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं और फिर उनको जीते हैं तो ऑब्वियसली वो डेप्थ अपने आप आ जाती है। और जब आप इतने सारे किरदारों को जीते हैं तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी काफ़ी उलझने आप आसानी से सुलझा सकते हैं, क्योंकि आपने वो कैरेक्टर जिए होते हैं, आप उनमें खो जाती हैं जी फॉर सम टाइम। अभी आप जम्मू में ही रह रही हैं कि जम्मू छोड़ के कहीं बाहर चली गई हैं? छोड़ के नहीं, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, सो हम लोग जम्मू हर साल 2-3 बार ही आते हैं, लेकिन यस मेरा आना जाना लगा रहता है। सुनने में आया कि एक आपकी एनजीओ भी है, उसका नाम हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरी एनजीओ का नाम परिवर्तन चेंज वी नीड है, और उसमें हमने काफ़ी काम किया। उसका जो मैं मेन काम समझती हूँ, एक तो मेरे पास 50 बच्चे हैं, कोरोना तक थे, जिनको 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक स्लम्स के बच्चे, जिनको हम डेली 2 घंटे शाम को ट्यूशन देते थे, उनके स्कूल्स में जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन करवाते थे, और जो भी स्टेशनरी वगैरह उनको हेल्प चाहिए होती थी हम वो करते थे, ट्यूशन तो फ्री करते ही थे। उसके अलावा जो लेडीज़, आपको पता है यहाँ पे भी मज़दूर काफ़ी हैं जो एमपी से हैं या बिहार से हैं, काफ़ी बाहर की स्टेट से हैं जी। तो मेरा जो मेन अटेंशन है, फोकस है उन लोगों पे है, बिकॉज जो लोकल्स हैं वो तो डील कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लोकल्स पे भी हमने काफ़ी काम किया, राशन का हेल्प जो भी हुआ कोरोना में, लेकिन उन लोगों के लिए बिकॉज वो बाहर से आए हैं, जब वो सपोज लोकल कहीं बैंक में जाते हैं तो आपको पता है बैंक में या कहीं भी उनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, बिकॉज एक तो वो लेबर क्लास है, उनको पता नहीं है किसको मिलना है, कैसे बात करनी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सो वी ट्राइड कि उनको एक अपने ही ऑफिस में बुला के, तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी 0 अकाउंट बैंक बैलेंस, वो खुलवा के दिए लोगों के, आधार कार्ड बनवा के दिए, पैन कार्ड बनवा के दिए। सो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनके लिए वो हम उनको हेल्प करते हैं, बाकी कपड़े और राशन अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन मेन जो हमने किया, जो आपने नेशनल टेलीविजन्स पे और इंटरनेशनल चैनल्स पे जो देखा होगा पीछे कोरोना काल में जी, मजदूर जब दिल्ली जा रहे थे तब हम लोगों ने दिल्ली में बहुत काम किया। वो चाहे दिल्ली की सड़कों पे, जब वो मजदूर आपको पता है किराए पे रहते थे और 3 बजे रात को वो 2 बजे कहीं दूर दराज गाँव से पैदल चलते चलते वो जो दिल्ली में द्वारका में पहुँचते थे, द्वारका की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे रोड्स पे उनको बिठा दिया जाता था और इतनी तपती धूप थी, चिलचिलाती धूप, छोटे बच्चे, लेडीज, कुछ बुजुर्ग भी होते थे। तो हाँ, फिर क्या होता था, वहाँ से 3 बजे शाम के या 4 बजे उनको वहाँ से बसेस में भर के रेलवे स्टेशन भेज दिया जाता था, वहाँ से फिर उनको ट्रेन्स में चढ़ाया जाता था। कभी ट्रेन्स कैंसिल भी हो गई 1-2 बारी, फिर हमने बड़ा जो लोकल दिल्ली की अथॉरिटी थी वहाँ पे सब लोगों से, हायर अथॉरिटी से मिलके, एसडीएम वगैरह से मिलके उनके शेल्टर्स का अरेंजमेंट किया। फ्लाईओवर के नीचे लोग लेटे होते थे, बीमार पेशेंट्स दिल्ली में लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जी। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है इतना वो दर्दनाक टाइम हमने देखा ना लोगों को, बिकॉज ये जो राशन मिलता था, आपको पता है ये जो बाकी लोग काम करते थे कि हम राशन देते हैं उनको, वो आधे कच्चे चावल होते थे। कैसे खाएंगे लोग 2-3 टाइम कच्चे चावल? बिकॉज आप देखिए कि नॉर्थ से आप थोड़ा सा मिडल इंडिया में चले जाइए तो वहाँ खाना चेंज हो जाता है, कोई बाजरा खाता है, कोई रागी खाता है। साउथ में अगर आप चले जाएं तो सबका खाना सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं है। तो मतलब मैं वही कहती थी, लोगों के पेट खराब हो जाते थे, लोग बीमार हो जाते थे। तो हमने कोशिश की जो भी हमसे हो पाया, लेकिन हम कम से कम भी 1-2 महीने उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन्हीं बस स्टैंड्स पे, उन्हीं रेलवे स्टेशंस में अपनी तरफ से हमने कोशिश की कि हम भी एज इंसानियत के तौर पे अपना कुछ फ़र्ज़ निभा पाएँ। 1947 में जो पार्टीशन हुई, कई सारे अपने जो थे वो अलग हो गए, बिछड़ गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ हिंदुस्तान में ही रह गए। इनको भी मिलाने का बीड़ा आपने उठाया, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें। देखिए, मैं खुद उसी फैमिली की एक बच्ची हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे दादाजी 1947 में जब ये गदर हुआ, लोग बंटवारा कहते हैं, हम गदर कहते हैं इसको अपनी ज़ुबान में, पहाड़ी में। जब ये गदर हुआ, लोगों को वहाँ से अपने घर बार छोड़ के, उजड़ के आना पड़ा यहाँ पे। आपको पता है सिर्फ एक जो तन पे कपड़ा था, वही कपड़ा पहन के लोग आए थे, बिकॉज लोगों को ये लगता था कि 2-4 दिनों में ही लोग वापस चले जाएंगे। तो कुछ जो लोग समझदार थे, उन्होंने क्या किया कि रास्ते में अगर जाएंगे तो कबाली हमें मार देंगे,
तो उन्होंने जो उनके पास कुछ जवाहरात थे, कुछ पैसे थे, उन्होंने मिट्टी खोद के दबा दिए और वहीं पे कि हम 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन वैसा आज तक हो नहीं पाया। तो मैं अपने घर में अपने दादाजी की ये बचपन से स्टोरीज सुनती थी, जो मतलब हमारे बुजुर्ग आते थे, वो चाहे रिश्तेदार थे चाहे मोहल्ले वाले थे जो दादाजी की एज से के थे। मैं देखती थी कि ये हमेशा आपस में एक बात करते हैं, करें एक वर्ड होता है हमारे पहाड़ी में, करें मीन्स घर, वो वर्ड अक्सर यूज करते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि इतने साल हो गए ये अपने आप को उन घर से जो वहाँ पे इनके घर हैं वहाँ से ये अलग ही नहीं कर पाए। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने समझा कि एक्चुअली अपनी जन्मभूमि छोड़ना, जिस घर में आप पैदा हुए हो, अपना बचपन, बहुत मुश्किल है। सो इट इज़ नॉट ईजी। कहने का मतलब ये है कि जब इन चीज़ों की डेप्थ मैंने समझी, जब वो जो उनकी आंखों में मैं दर्द देखती रही, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे दादाजी, मैं बहुत छोटी थी तो वो गुजर गए, तो मैं उनके साथ बहुत अटैच थी, बिकॉज मैं शुरू से उनके साथ रहती थी, कहानियाँ सुनती थी। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट जो मेरे दादाजी के बाकी दोस्त हैं, मेरी फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, मैं उन लोगों की उनकी वो जगह तो ज़रूर दिखाऊंगी, और जो भी उनके साथ के लोग बचे हैं, दोस्त वगैरह हैं, मैं उनसे ज़रूर मिल पाऊंगी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो सोशल मीडिया है बहुत अच्छा एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव टूल है, क्यों ना इसको हम किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करें। तो मैंने अपने फेसबुक से स्टार्ट किया, जैसे अपने यहाँ के जो 47 के आई विटनेसेस थे, जो लोग वहाँ से यहाँ पे आ गए थे, मैंने उनके इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट किया अपनी ज़ुबान में और अपने पेज पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। मेरा जो पेज है फेसबुक पे, उसका नाम है रोमी शर्मा पुंछी, अपना पुंछी परिवार पीर पंजाल। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी जिनके कुछ रिलेटिव्स वहाँ रह गए हैं या यहाँ रह गए हैं, वो भी हमारे उस पेज पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बिछड़ी फैमिली से उन्हें मिलाने की। तो फिर जब मैंने अपने बुज़ुर्गों के इंटरव्यूज़ अपलोड किए अपने पेज पे, तो सबसे पहले जो मुझे वहाँ से एक बुज़ुर्ग का इंटरव्यू छोटा सा उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा। वो 84 इयर्स के थे, उनका नाम पहले तुलसी था, अब वो मीरू बाबा हो गए, बिकॉज वो कन्वर्ट हो गए वहाँ पे जब रहे। वहाँ पे वो दूसरे धर्म में, मुस्लिम में जी, वो उनको वहाँ शेख कहते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी बहन के बारे में बताया कि मेरी बहन तब छोटी थी, जानकी उसका नाम था, जानकी देवी, और उसकी आँख के नीचे काला मस्सा था, बस इतनी निशानी थी, और वो 47 में वहाँ से आ गई थी। अब उन लोगों को भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, और 75 मतलब तब तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था, आप समझिए कि 70 इयर्स हुए होंगे। 70 साल में तो दुनिया बदल गई। लेकिन हमने फिर जी जान लगा दिया, कोशिश किया। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी अभी लोग जुड़ गए। तो सबने मिलके वो जानकी देवी निकाली। कितनी सारी जानकी नाम की औरतों के पास हम गए और उनको पूछा कि आपका कोई रह गया था, लेकिन फाइनली ये जो जानकी आंटी थी, इनकी तो मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी बेटियां भी अब बुजुर्ग हैं, बेटे भी बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारे मामा जी से मिला दिया। हिंदू धर्म के अनुसार हमने उनके क्रियाक्रम जो एक हम गया जी में करते हैं, सब कर लिए रिचुअल। तो आप देखिए, मैं बात कर रही हूँ, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब हमारे मामा जी जिंदा हैं और कभी हम उनको देख पाएंगे, उनसे बात करेंगे। हमारी माँ नहीं है, एटलीस्ट हमें मतलब मामा जी तो मिले। तो वो जज्बात जो हैं, लोगों के इमोशंस, आपको पता है ये ब्लड रिलेशंस है, ये कहीं जाते नहीं है। वो चाहे कन्वर्ट हो गए हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक आप कितनी फैमिलीज को मिलवा चुके हैं? ऑलमोस्ट 200 प्लस, लेकिन मैं ट्रैक नहीं रख रही हूँ कि कौन कहाँ कैसे। जो मेरे पास कोई वीडियो भेजता है, किसी की रिक्वेस्ट आती है, हम लग जाते हैं उनको ढूंढने में। तो फिर जो वहाँ के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, वो मुझे, बिकॉज नंबर तो मेरा है नहीं सबके पास, तो वो क्या करते हैं, पेज मैनेजर पे मुझे मैसेजेस दे देते हैं डिटेल्स की, आपने जो वीडियो यहाँ से अपलोड किया है, उनके रिलेटिव्स तो यहाँ हैं, हमारे पड़ोसी हैं। फिर वो इस तरह आपस में लोगों की बात करवाते हैं। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बिकॉज आप बिलीव करिए, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं हर एक चीज़ का इतना ट्रैक सबसे बात करना बस में नहीं है, बिकॉज मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी और भी कमिटमेंट्स हैं सोशल। तो 200 प्लस फैमिलीज मिल चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो बेहतर नहीं है। ऐसे में ये जो काम आप कर रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि ये खतरनाक भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता। जब आपकी नीयत साफ होती है, पाक नीयत होती है, तो उसमें मुझे लगता है कि खतरे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ऊपर वाला है ना, एक सुप्रीम पावर है जिसको कोई रब बोलता है, कोई खुदा, भगवान। तो मेरा विश्वास उस पे है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। जो इतनी दुनिया जुड़ी है उनको पता है मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स को नहीं पता, गवर्नमेंट्स को भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए, आप हमारे पेज में, हमारे ग्रुप में कहीं भी चले जाएं,
हम सबसे पहले अपनी कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करते हैं। लोगों को बोल बोल के मैं वीडियोस बनवा के डाल रही हूँ अपनी कम्युनिटी के, सो दैट हमारी जो यंगर जनरेशन है, फ्यूचर, उनको पता चले। बिकॉज आपको पता है सारी भाषाएं जो है वो लुप्त हो रही हैं, कल्चर ख़त्म हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और ये जो फैमिलीज़ मिली हैं, बिकॉज मैं खुद उसी फैमिली की बच्ची हूँ, हम कभी उसमें पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, बिकॉज आई एम नॉट पॉलिटिकल एक्सपर्ट, या मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरा वैसे भी मतलब किसी भी तंजीम से कोई कांटेक्ट नहीं है। सो ये एक सोशल वर्क है। तो मेरा अपना एक, जैसे आपने शुरू में ही कहा, एक अपना एक कैरियर रहा है, बहुत पीक पे 400 सीरियल कम नहीं होते जी। सो जम्मू में पली बड़ी और यहीं पे तो सोशल तो मेरा चलता ही रहता है। जैसे मैंने एनजीओ को बोला, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई सोशल वर्क। तो कुछ लगा नहीं मुझे ऐसे ऑनेस्टली। कभी इस तरह की कोई फैमिली आई जिसने झूठ बोला हो, यहाँ से कोई वीडियो आपने अपलोड किया हो और सामने से उन्होंने झूठ बोलकर बताया हो कि ये है वो फैमिली, और कुछ इस तरह का कोई किस्सा? नहीं, ऐसा मेरा अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है ना, जो इंसान है, देखिए जज्बाती तो हैं ही, हम भी इमोशनल हैं। जब जिस इंसान में जज्बात नहीं है वो इंसान ही नहीं है। लेकिन शुक्र है मेरे रब का कि मुझे अभी तक ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा। अभी तक जो लोग मिले हैं वो सच्चे ही मिले हैं, और जो सच्चे मिले हैं तो मैं भी, जैसे पुंछ में मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ से अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं यहाँ पुंछ में अपने फ्रेंड्स को बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ देख लेना, वहाँ के ऐसे मोहल्ले का नाम है और ऐसे बंदे का नाम है, आप देख लीजिए अगर कोई है। वो मुझे भेज देते हैं तो मैं उनको डायरेक्ट ही दे देती हूँ कि उनका ये रिश्तेदार वहाँ से क्लेम कर रहा है, तो आप प्लीज़ उनकी बात करवा दीजिए, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दीजिए। तो वो डायरेक्ट ही उनकी बातें होती हैं, फिर हमारा उसमें कोई लेना देना, कोई रोल नहीं रहता। भारत सरकार इसमें सहयोग करती है आपको? भारत सरकार सहयोग, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो हमने कभी सरकार से हेल्प मांगी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक अगर हम काम कर रहे हैं, सरकार की नज़रों में तो है डेफिनेटली, लेकिन ना हमने उनको अप्रोच किया, ना कभी उन्होंने हमें अप्रोच किया। कोई कॉल नहीं उनकी तरफ से? कोई कॉल नहीं आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यस, मैंने सुना है, मुझे अपने यहाँ के पुंछ के एक फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने बताया था कि प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान क्या होता था कि यहाँ से डेलीगेशंस जाती थी उस तरफ, और वहाँ से डेलीगेशंस इस तरफ आती थी। पीपल टू पीपल कनेक्ट उसको बोलते थे, आई थिंक 2 टायर पॉलिसी बोलते थे उसको। तो उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली कहा था कि आप इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट की सपोर्ट थी उन लोगों को, डेलीगेशंस को, जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ यहाँ से जाती थी या इंटेलेक्चुअल्स जाते थे। लेकिन मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। ये फैमिलीज जो हैं कभी फिजिकली भी मिली कि खाली फ़ोन पे ही बातें हो रही हैं? फिजिकली तो बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। यस, राजस्थान से एक सरदार जी मिलवाए थे, उन्होंने कहा था कि हम करतारपुर जाके मिलेंगे अपनी बहन से, लेकिन मुझे नहीं पता अभी तक वो मिले कि नहीं, बिकॉज मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन पुंछ के मुझे, आई वॉज वेरी होपफुल कि वो लोग आके मिल लेंगे, बिकॉज आपको पता है रावलाकोट से पुंछ बस आती थी। लेकिन जब से मतलब बाय फिजिकली तो नहीं मिली अभी तक। अब फ्यूचर में कभी मिले तो पता नहीं, बिकॉज अभी तो बस भी बंद हो गई है। ये जितने भी आपने वीडियोस अपलोड की, ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो पीओजेके में रहते हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में? देखिए क्या है कि पीओजेके में भी, जैसे आप देखिए कि हमारे जो पुंछ राजौरी के भी काफ़ी लोग जो हैं वो अपने काम के सिलसिले में काफ़ी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जम्मू में या जम्मू से बाहर। ऐसे ही जो पीओजेके के लोग हैं वो भी काम के सिलसिले में, कोई इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, कराची में है, ऐसे बहुत सारे, और डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं ये। जैसे यहाँ का मैं आपको बता रही हूँ, जो फैमिलीज़ हम मिलाते हैं डिवाइडेड फैमिलीज़, मतलब ब्लड रिलेशंस हैं। तो वो लोग भी ऐसे शिफ्ट हो गए हैं। पीओजेके में भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन उससे बाहर भी, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान के शहरों के नाम बताए, वहाँ पे भी ये लोग शिफ्ट हो चुके हैं। रावलपिंडी तो मतलब पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पुंछियों का, पहाड़ियों का ही गढ़ है, ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ बहुत सारे लोग जॉब के लिए वहाँ पे चले गए हैं। इस तरह की भी अभी बातें चल रही हैं कि पीओजेके को वापस लिया जाए, और भारत सरकार भी इसकी तरफ पूरी तरह से हमें लगता है कि वो प्रयासरत हैं कि वो वापस लेंगे। तो इस पर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ से भी लोग चाहते हैं कि अपने जो मतलब हमारे जो पूर्वजों की, जो बुजुर्गों की जगह हैं, हम उनको जाके देखें। ऑनेस्टली वहाँ से भी लोग यही चाहते हैं। अब हम वहाँ जाके बसेंगे तो नहीं, बिकॉज अब ये तीसरी पीढ़ी है। 75 साल में यहाँ पे हमने अपने आप को इतनी स्ट्रगल से अभी जस्ट थोड़ा एस्टैब्लिश किया है, वो भी कुछ फैमिलीज़ ने, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमने पढ़ाई की, यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर पीओजेके वापस भी ले लेंगे तो लोग यहाँ पे अपने घर बार छोड़ के वहाँ तो नहीं जाएंगे। चाहे वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और इस तरफ आ भी जाएगा, बट स्टिल आई डोंट थिंक, जितनी मेरी लोगों से बात होती है, कि लोग वहाँ जाके अपने बाप दादा की जगह पे सेटल होंगे।
ये मुश्किल है। पहाड़ी स्टेटस को लेकर, इसके अलावा पीओजे के जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उनको लेकर काफ़ी फाइट होती रहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फाइट तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज वो लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और अब हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये इसके लिए मैं गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराऊँ या ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ चंद पार्टीज़ हैं उनको, बिकॉज इन्होंने बांट दिया है, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने राजौरी, पुंछ और उड़ी करना, बारामूला, उनको पहाड़ी डाल दिया है और ये जो पीओजे के डीपीज़ हैं इनको तो मिसप्लेस्ड ही कर दिया है। मैं तो डिस्प्लेस्ड कहती हूँ, बिकॉज हम लोग ये कहते हैं कि बिकॉज रेफ्यूजियों के तो हमें हक मिले नहीं है, सो डिस्प्लेस्ड ही कहेंगे, ये कहते हैं विस्थापित हैं। लेकिन हमारी पर्सनली किसी से कोई फाइट नहीं है, हम लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपने देखा होगा पिछले दिनों पीएसपी की बात कर रहे थे, पीओजे के डीपीज, वो इसलिए बात कर रहे थे बिकॉज ये हमारा हक है। आज तक आप देखिए 75 सालों में हमारे बच्चों के लिए कॉलेजेस में कोई सीट्स अवेलेबल, जो कोटा जिसको हम कहते हैं, कोई कोटा नहीं है। जॉब्स में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारे इतने पढ़े लिखे बच्चे बेचारे, कोई कंडक्टरी कर रहा है, कोई आप देखिए स्कूटर वर्कशॉप्स में लगा हुआ है, मजदूरी कर रहे हैं। मतलब 75 सालों से आए हुए हैं हम लोग। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर हम ये कहते हैं पीओजे के हमारा है, ज़मीन से प्यार तो नहीं है ना। जो लोग वहाँ से आए, अभी तक हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो बंदा हमारी सोसाइटी से निकल के आगे जाएगा वही तो हमारा दर्द समझेगा ना। मतलब उस जो ग्राउंड से जाएगा उसको दर्द पता होगा, वही हमारे हकों की बात करेगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैंड ओनरशिप्स नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सो हम लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। पहाड़ी जो आप एसटी स्टेटस की बात कर रहे हो, वो जो गवर्नमेंट कहती है कि राजौरी, पुंछ और उड़ी करना, लेकिन हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर सेम वही है। आप देखिए, अगर राजौरी, पुंछ की बात करें, एक भाई वहाँ है और दूसरा भाई जम्मू में है, एक बहन वहाँ है और दूसरी बहन यहाँ पे है, तो शादियाँ हुई हैं, लोग वहाँ से मिलिटेंसी जब हुई पुंछ में, वहाँ से आके यहाँ बस गए, तो इसको आप सेग्रीगेट कैसे करोगे कि किसको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए? किस बेस पे आप सेग्रीगेट कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि एटलीस्ट आप हमें पीएसपी दीजिए, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट। बिकॉज आप बात करें किसी भी राजौरी, पुंछ वाले को आप बुलाइए या उड़ी करना वालों को, मतलब मैं अपने पेज पे अपनी ज़ुबान में बात करती हूँ, मैं जिन लोगों के इंटरव्यूज़ लेती हूँ सबको पता है कि हमारी वही ज़ुबान है, हमारा सेम कल्चर है। हमारी शादियों की जो गाली हम बोलते हैं गीतों को, ठीक है, कड़ोली परना, मतलब कड़ी किस तरह, मतलब जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता आप अवेयर हैं कि नहीं, जैसे कोलियाड़ का फूल, उसका सोए का साग, गन्यार। सो पहाड़ी जो भी मुझे देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ लोगों को बांटने की बात है। आई डोंट नो, फाइट मैं नहीं कह सकती कि कोई फाइट है। मुझे तो ये जो कुछ बीच में आपने शब्द बोले, बाउंसर गया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला। वैसे हम जो आपका पेज आप रन कर रहे हैं उस पर वापस आते, कोई धमकी वगैरह कभी आई है? धमकियाँ मिली हैं बहुत, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ। बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि ये ना बिल्कुल इन लोगों की कोई औकात, कोई बिसात नहीं होती जो दूसरों को थ्रेटन करते हैं। बिकॉज़ मैं किसी को कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ। यस, मुझे लोगों ने बड़े लेट समझाया कि ये जो नफ़रत की दुकानें जिनकी चल रही थी, आप उनको बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मैं सीधी लाइन में चल रही हूँ, प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ। प्यार मोहब्बत तो आप फैला रहे हैं, इसीलिए इतने लोग आपसे जुड़े हैं, लेकिन जिनकी नफ़रत की दुकानें वो तो बंद हो रही है ना आपकी वजह से। पाकिस्तान में और जो हिंदुस्तान में लोग हैं, ये लड़ाई चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊं, इंसान सब जगह एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद लोग आपको जरूर फितनेबाज मिलेंगे। तो ये हर सोसाइटी में हर जगह होता है। ये एक ना हमारा भरम है कि बस वहाँ सब दुश्मनी है, और उन लोगों में भी जो ये सोचते हैं तो उनकी गलतफहमी और वो बेवकूफ़पना है, मुझे लगता है। धमकी कौन लोग आपको धमकियां दे रहे थे? पाकिस्तान के लोग थे या फिर हिंदुस्तान में भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो धमकियां देते हैं? नहीं, हिंदुस्तान वालों ने तो मुझे कोई धमकी नहीं दी। पाकिस्तान वाले भी जो है, मैं उनकी केयर नहीं करती, मुझे नहीं पता। मैं कभी मैंने पता करने की कोशिश नहीं की कि कौन लोग थे जो मुझे धमकियां देते थे। यस, लोगों ने वहाँ के न्यूज़पेपर्स में मेरे खिलाफ निकला है, मेरे फ़ोटो के साथ, मेरे पर्सनल अकाउंट से फ़ोटोज़ चोरी किए लोगों ने। सोशल मीडिया पे तो फ्लड आ गया था मेरे खिलाफ। कुछ लोगों ने बोला कि हिंदू लड़की है, इसको सपोर्ट मत करिए। कुछ लोगों ने बोला, जिनको श्रीनगर की तरफ उनका ब्रेन वॉश किया गया है, उस तरफ जोड़ा गया है मज़हब के नाम पे, उनको ये बोला गया कि ये
आपको वहाँ से हटा के पुंछ की तरफ बात करती है। तो मैंने उनको सीधे कहा कि भैया मेरे बाप दादा तो पुंछ के हैं, तो मैं तो पुंछ की बात करूंगी ना, मैं कश्मीर की बात क्यों करूंगी। तो वो तो मजहबी, वो आपको पता है सब पॉलिटिक्स है, मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहती। तो धमकियाँ मिली हैं मुझे, लोगों ने बोला वहाँ कोई बराल किला है, आप वहाँ आके आपके जी टुकड़े कर देंगे, आपको शूट कर देंगे। कई बार मेरे बच्चों को लगा कि आप क्यों ये सब कर रही हैं। मैंने बोला बेटा इनकी कोई औकात नहीं है जो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली बात वही है। अच्छा, कुछ लोग मेरे नाम पे यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, मेरे नाम पे पेजेस चला रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा ट्विटर पे मेरा डीपी लगा के कोई ट्वीट्स करे जा रहा है, वो भी अपने किसी ख्वाबों में है। मतलब यू नो बहुत सारे मेंटली इल लोग होते हैं। सो आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने में आया कि पाकिस्तान में आपके नाम पर किसी बच्ची का नाम भी रखा है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ। वहाँ पे एक आरिफ शफकत भाई हैं, वो बाग के हैं, पुंछ में ही आता है बाग। 3 साल पहले क्या हुआ कि मैं एक लाइव प्रोग्राम करके अपने पेज पे हटी और मुझे पेज मैनेजर पे एक मैसेज आया और उन्होंने कहा कि बाजी मेरे घर बेटी हुई है और मैं अपनी बेटी का नाम मेरी ज़ुबान में मुझे रूमी कहते हैं, इंग्लिश में रोमी है और रूमी कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि रूमी शर्मा की भतीजी रूमी खान, तो मैंने अपनी बेटी का नाम रूमी रखा है आपके नाम पे। तो मैंने वो मैसेज ना कोई 10 बार ही पढ़ा, बिकॉज मुझे बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं कि कोई अपनी बच्ची का नाम मेरे नाम पे रखेगा। जब मैंने बार बार वो मैसेज पढ़ा तो वो हकीकत थी जो मेरे सामने थी, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। उसके बाद मैंने अपने घर में दिखाया वो मैसेज, तो उन्होंने कहा कि आपने उनको मुबारक दी बच्ची की। मैंने कहा नहीं, बिकॉज मैं बहुत जज्बाती हो गई थी। फिर मैंने उनको मैसेज ही किया, मैंने कहा कि मुबारक हो। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी बच्ची का वीडियो अपने पेज पे शेयर कर सकती हूँ, ब्लेसिंग्स मिलेंगी लोगों की। तो आप देखिए, बिकॉज सबका अपने अपने रिवाज होते हैं, पर्दा सिस्टम है, तो मुझे लगा पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो आपकी भतीजी, आप बिल्कुल। उन्होंने मुझे बच्ची के फ़ोटोज़ भेजे, मैंने वो वीडियो बनाया, पेज पे चढ़ाया। और अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मुझे छोटा सा उस बच्ची का वीडियो आया, वो 3 साल की हो गई है और वो कहती है कि मैं उमी फूफो की बेटी हूँ। वो रूमी अभी बोलती नहीं है, छोटी है, तो वो उमी फूफो। तो मतलब उनकी 2 फूफो और हैं, वो बाहर मुल्कों में हैं, कहीं कनाडा वगैरह में, लेकिन उन्होंने उसको 3 फूफी ही बताई हैं। तो ये मेरे लिए एक मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसको कैसे बयान करूं। बहुत खूबसूरत एक ये मेरी लाइफ की एक एक्सपीरियंस था। जो कार्य आप कर रहे हैं इससे काफ़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, लेकिन अंत में मैं चाहूँगा कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे गवर्नमेंट को या फिर जो भी लोग हैं। जी बिल्कुल। मैं हमेशा अपने पेज से भी एक ही मैसेज देती हूँ कि नफ़रतें फैलाने से कुछ नहीं होगा। हम बेसिकली अपनी ही नस्लों की तबाही कर रहे हैं। ये नफ़रतें हमें कुछ नहीं देंगी। हमें ये जो चिंगारियाँ सुलगा रहे हैं ना, ये हमें जला के भस्म कर देंगी। तो इससे बेटर है कि हम प्यार मोहब्बत फैलाएं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग रहे वैसे ही हम रहें। और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत को माइंड में रख के चलें। बिकॉज़ अगर हम खुद को बांटते रहेंगे तो फिर तो देन देयर इज़ नो एंड, कोई अंत ही नहीं है। इसलिए समझिए कि इंसानियत क्या है, और यहाँ भी किसी को ज़रूरत हो वहाँ पे आप अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाएं। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम तो ये कहेंगे कि मिला क्या, जिन लोगों ने नफ़रतें फैलाई, बंटवारे करवाए, उसका इस समय अगर हम देखें 75 साल के बाद रिज़ल्ट क्या है, क्या हम सभी लोग संतुष्ट हैं? और अब भी कुछ लोग इन बातों को समझे नहीं हैं और वो लड़वाना ही चाहते हैं। शायद उनकी दुकानें, उनके घर उसी से चलते हैं, और इसके लिए हमें लगता है लोगों को भी समझदार होना होगा, क्योंकि लोग भी बहकावे में आ जाते हैं और बहकावे में आने के बाद कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे वो रुकते नहीं हैं, फिर लड़ाई बढ़ती ही जाती है। रूमी शर्मा मैडम जो कार्य कर रही हैं उनके लिए आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।